हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए एमपीपीजीसीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे थे 2018 का, अब तक हम लोग ऑलरेडी 2 एपिसोड कर चुके हैं। ये आज हमारा 3rd एपिसोड रहने वाला है। तो फिर चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधा क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। तो अब तक टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से हम लोग 31st क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि पूछा गया था द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ क्लैप ऑसिलेटर इज। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक इसको फिगर भी दे देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स जो हैं वो LC3 करके है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो क्लैप ऑसिलेटर है बिल्कुल कल्पिट ऑसिलेटर की तरह ही होता है, बस यहाँ पे इंडक्टर के साथ एक और कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है, जिसको हम C3 मान लेते हैं। और ये काफ़ी छोटी वैल्यू होती है इसकी, काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कल्पिट ऑसिलेटर है, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है 1/2π√L C। यहाँ पे इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट होता है, जो कि ये C1 और C2 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे ये C इक्विवेलेंट होता है इस फार्मूले में, ठीक है। लेकिन जब क्लैप ऑसिलेटर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब जो कैपेसिटेंस आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है, C1 C2 C3। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो C3 है काफ़ी स्मॉल इसकी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो 1/C3 ओवरऑल काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से ये जो दोनों वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/ जो C इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलेगा, केवल 1/C3 मिलेगा, ठीक है। इससे जो C इक्विवेलेंट होगा वो C3 के बराबर हो जाएगा। और जो अब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2πLC3, ठीक है, LC3। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसको फिगर यहाँ पे देना चाहिए, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, द रिपल वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद 100 माइक्रोफैरड फिल्टर कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ लोड ड्राइंग 50 मिली एम्पियर इज। तो यहाँ पर हमको सिंपली रिपल वोल्टेज पूछा गया है फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल वोल्टेज होता है वो सिंपली होता है हमारा 2.42, एक्चुअली 2.42 होता है यहाँ पे, क्योंकि रिपल फैक्टर 1.21 होता है, तो उसका दोगुना होता है इंटू V/DC/RLC, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये लोड का करंट गिवन है, ठीक है। लोड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 50 मिली एम्पियर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मिली एम्पियर की जगह पे 50 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज आंसर गलत आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2.4, अब VDC/RL ये हमारा क्या दे देगा, लोड करंट दे देगा IL, ठीक है। तो ये IL हो जाएगा, IL डिवाइडेड बाई यहाँ पे C बचा तो C, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो 2.4 इंटू IL जो हमारा करंट है 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पर C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, 100 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, और ओवरऑल अब हम देखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो 32 का थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर का, द फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ JFET, इट्स इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट ID इज गिवन बाय। यहाँ पर हमको ड्रेन करंट पूछ रहा है ID, ठीक है। तो ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑब्वियसली ये ड्रेन करंट और VGS के बीच ड्रॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ID है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम ID हम कह सकते हैं, मैक्सिमम जो ड्रेन करंट है वो 12 मिली एम्पियर है, जिसको हम IDSS से दिखाते हैं। और यहाँ पे ये -5 वोल्ट ये हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। और ये मैक्सिमम जो ड्रेन करंट है वो 12 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर हमको ड्रेन करंट का इक्वेशन लिखना है। तो ड्रेन करंट का जो इक्वेशन यहाँ पे बनता है वो सिंपली ID = IDSS 1 - VGS/VP इसका होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि IDSS हमारा 12 है, मिली एम्पियर में है, ठीक है, मिली एम्पियर हम लोग लास्ट में लगा देंगे। यहाँ पे माइनस VGS/VP, VP कितना है, -5 वोल्ट है। तो -5 वोल्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और ये स्क्वायर, राइट है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया ड्रेन करंट का। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन वैसे कट गया है, बट सेकंड ऑप्शन जो हमारा है 12 1 + VGS/5 का होल स्क्वायर मिली एम्पियर में होगा, क्योंकि मिली एम्पियर यहाँ पे था 12 मिली एम्पियर, ओके। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर का, द टू बेसिक फॉर्म ऑफ मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर एंड अमीटर रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर सिंपली मेजरमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन कि द टू बेसिक फॉर्म ऑफ मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर एंड अमीटर रिस्पेक्टिवली आर। तो इस स्प्लिट फेज टाइप एंड स्टैटिक पोल ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन टाइप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ये इंडक्शन मोटर है। उसके बाद ये अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप ये हमारे क्या होते हैं, एक्चुअली जो बेसिक फॉर्म ऑफ मूविंग आयरन टाइप
इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हैं। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका अट्रैक्शन टाइप और ये आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैग्नेटिक पोल लगाया गया है। यहाँ पर बेसिकली वाइंडिंग दी गई होती है, ठीक है, वाइंडिंग करी गई होती है। इस वाइंडिंग में जैसे ही आप करंट को फ्लो कराओगे, जो भी करंट को आपको मेजर करना है, इस पर करंट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें, इसके बीच में। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर आपको आयरन का पीस दिख रहा है। ये आयरन का पीस क्या होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा उतना ही ज़्यादा ये अट्रैक्ट होगा, जितना कम होगा उतना ही कम अट्रैक्ट होगा। ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो ये इधर की तरफ घूमेगा, अगर ये इधर की तरफ घूमेगा तो जो पॉइंटर होगा वो भी इधर की तरफ घूमेगा। तो अब स्केल को इस तरीके से कैलिब्रेट कर दिया जाएगा जिससे कि वो रीडिंग को शो करे, मीन्स ज़्यादा करंट तो ज़्यादा यहाँ पे घूमेगा, और इस तरीके से कैलिब्रेट कर दिया जाएगा कि ये रीडिंग बता सके कि कितना एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ऐसे ही रिपल्सन टाइप में भी होता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको यहाँ पे मैग्नेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसपे कि वाइंडिंग होगी, और वाइंडिंग की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर भी दो आपको स्ट्रिप देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से एक फिक्स्ड होगा और एक मूवेबल होगा। अब इसमें होगा क्या कि चूँकि दोनों स्ट्रिप एक ही पोजीशन में है तो दोनों पर जो पोलरिटी होगी वो सेम नजर आएगी, नॉर्थ नॉर्थ एक साइड और साउथ साउथ एक साइड, जिसकी वजह से इनके बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से जो मूविंग आयरन होगा, जो मूविंग आयरन स्ट्रिप होगी वो क्या करेगी, उससे दूर जाएगी। जितना ही ज़्यादा यहाँ पे आप करंट दोगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो उतना ही ज़्यादा ये दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो ये जो पॉइंटर है वो भी मूव करेगा, ठीक है। मूव करने की वजह से यहाँ पे आपको रीडिंग दिखेगी, और इसको भी इस तरीके से कैलिब्रेट कर दिया जाएगा जिस तरीके से कि जितनी एम्पियर की करंट हो उतनी आपको पता चल सके, राइट। तो ये बेसिकली मैं आपको बताने का बस ऐसे सिंपली रफली प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ये रहा आपका मूविंग आयरन और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35th नंबर का, a 2 cm long CRT has an anode voltage of 2 kV and a parallel deflection plate that are 5 mm apart. The screen is 30 cm from the center of the plates. If the input voltage applied to the deflecting plates through amplifier has an overall gain of 100, determine the input voltage required to deflect the beam through 3 cm. तो मेजरमेंट का क्वेश्चन है, दिखने में काफ़ी बड़ा है, बट इसमें आपको अगर फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर हमको करना क्या है, इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट बीम थ्रू 3 cm अपार्ट हमसे पूछा है, तो ये होता है सिंपली ED अपान गेन, ठीक है। जहाँ पर ये जो ED है वो क्या है, हमारा पोटेंशियल है बिटवीन जो हमारे दो प्लेट हैं उनके बीच का, ठीक है। और यहाँ पे गेन हमको पता है 100 वोल्ट है, तो ये हमको पता करना है अगर, तो ED इक्वल्स टू क्या होता है 2D EAD अपान L इंटू LD, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट, EA क्या है, एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज है, और D क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन इन वाई डायरेक्शन। ऐसे ही कैपिटल L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और यहाँ पे LD क्या है, लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। अब इन सारी वैल्यूज़ को जैसे आप इसमें पुट करते हो तो आप देखोगे कि ED जो है वो आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड है टू डिफ्लेक्ट द बीम थ्रू 3 cm अपार्ट, यहाँ पे ED की वैल्यू पुट कर दो, और गेन आपको क्वेश्चन में दिया है 100, तो जैसे आप इसको वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये 10 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एक बार आप इसको इसका फार्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मेजरमेंट से वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछता है, बट यहाँ पे पूछा गया है और इसका ये फार्मूला है, ठीक है। आई होप कि आपने देखा हो, तो इसको एक बार आप याद कर लेना। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 36th नंबर का, इन केल्विन डबल ब्रिज द अननोन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए कई सारे ब्रिज हैं, और सारे ब्रिज का आप वहाँ पे डेरिवेशन तो करोगे नहीं एग्जाम में जाकर के, क्योंकि जेई का एग्जाम है, इसमें काफ़ी कम टाइम होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है माइंड में, ठीक है, ताकि आप क्या करो, वहाँ पे जाओ तो आपको ऑप्शन देख के भी पता चल जाए कि हाँ यही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद ही कर लो, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस करो और उसको अपने माइंड में रखो, ठीक है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी बार देखोगे उतनी ही आपको माइंड में रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें 1 नंबर की होती हैं, टाइम होता नहीं है कि आप तुरंत बता सको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अननोन जो रेजिस्टेंस है RX, अगर आपको पता करना है यहाँ पे ये रहा RX, तो उसके लिए फार्मूला ये है केल्विन डबल ब्रिज के लिए, तो आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये क्या है, करेक्ट है, राइट। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 37th नंबर का, कंट्रोल सिस्टम से है, काफ़ी मजेदार सब्जेक्ट है ये कंट्रोल सिस्टम। देखिए अ सर्टेन सिस्टम हैज अ स्टेट मॉडल एज, यहाँ पे हमको स्टेट मॉडल दिया गया है और पूछ रहा है इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज, तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट मैं इसको मानता हूँ, मेरा तो फेवरेट है। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन हमको पूछा गया है वो होता है आउटपुट अपान इनपुट, राइट है। तो आउटपुट अपान इनपुट, और इसको लिखने का तरीका होता है सिंपली CSI माइनस A इनवर्स B प्लस D, काफ़ी मैथमेटिकल होता है। अब यहाँ पे स्टेट स्पेस मॉडल जो होता है, अगर उसको हम देखें
तो ये एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डी यू, वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। एक्स डॉट का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन को शो करना होता है एक तरीके से। तो जब आप इसको कंपेरिजन करोगे इससे तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी और डी निकल के चले आएंगे। ये आपका ए है, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस यहाँ पे ये आपका बी, ठीक है, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स, ठीक है, तो ये आपका सी हो गया और डी आपको गिवन है 0। जब सब कुछ मिल गया तो आप इसमें पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करना है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, तो एस आई माइनस ए इनवर्स पहले लिखना है आपको। तो एस आई का मतलब होता है सिंपली, ये एस हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा एस 0 0 एस, ठीक है, ये एस हो गया। एस आई माइनस ए आपका यहाँ पर है, जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये एस माइनस माइनस 2 से एस प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे तो एस प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करोगे तो ये 0 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4, ऐसे ये एस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये एस आई माइनस ए हो गया। इसका इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स कैसे लेना होता है, इन्वर्स देखिए लिखते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसका ये हो जाएगा कैसे, इसको सिंपली आप ऐसे गुणा कर दो, ठीक है। जब गुणा कर दोगे तो आप देखोगे सिंपली ये आएगा, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एस प्लस 2 और एस माइनस 2, इसको रिवर्स कर देना होता है। ये मैं 2 + 2 के लिए बता रहा हूँ, सिंपली इन्वर्स। इसको रिवर्स कर दीजिए और यहाँ पे जो 4 और ये -4 और 3 इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एस आई माइनस ए इन्वर्स आ गया, तो इसको आप बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आगे आपका एस आई माइनस ए का इन्वर्स है और पीछे इसके बी है। इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स दिख रहा है वो 2 × 2 का है, ठीक है, 2 × 2 का। और ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली रो और कॉलम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रो और कॉलम। तो रो इसमें कितने हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1, तो ये 2 × 1 का है, ठीक है। जब ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है तो जो यहाँ पे 2 × 1 है इसका ये बनता है, ठीक है। देखिए 2 रो और 1 कॉलम यहाँ पे आंसर बन रहा है। तो मैट्रिक्स का आपको आई होप कि मल्टीप्लिकेशन करने आता है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी आ गया। अभी हमको इसको सी से मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। डी तो 0 ही है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। सी से मल्टीप्लाई करना भी हमको बाकी है। तो जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, ये उसको सी से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/s² + 8 को मैंने बाहर ही निकाल दिया है, ठीक है। तो जब सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि अब ये जो है हमारा 1 रो है 2 कॉलम, मतलब 1 × 2 का है ये, और ये आपका 2 रो है 1 कॉलम, तो 2 × 1 का है। तो ये जो पहला और आखिरी होता है यही हमारा रिजल्ट आता है। 1 × 1 का रिजल्ट आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो यहाँ से एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू बी में सी का मल्टीप्लाई हमने किया तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे सिंपली 1 का इससे कर देना था और इसका इससे और जोड़ देना था। तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट का आंसर जो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 8s + 1 s² + 8, यहाँ पे s को मैंने इस वजह से ऐसा लिखा है ताकि ये 5 और s के साथ अलग अलग दिख सके, ठीक है। बाकी s को सिंपली ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर है देखेंगे हम लोग, 8s + 1 किसके साथ मैच कर रहा है, 8s + 1 s² + 8, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसको फिर से अच्छे से देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, अगला जो क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का, द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स सोन बिलो इज। यहाँ पर हमको नेचर ऑफ रिस्पॉन्स बताना है। सिंपली हमको जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यू बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ये देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है हमारा, सेकेंड ऑर्डर। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सेकेंड ऑर्डर वाले को CS/RS अगर हम लोग बात करें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, तो हमारे यहाँ पे हो जाता है ω_n² डिवाइडेड बाई s² + 2 जीटा ω_n s + ω_n²। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर ω_n² है, यहाँ पे भी ω_n² है, तो ω_n² = कितना है 20। तो ω_n हमको पता चल गया, ω_n कितना हो जाएगा √20। अब √20 की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि या तो 20 आंसर है या तो ω_n के लिए 4.472 या 4.472। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि अंडर करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है, 20 तो आएगा नहीं। तो अब हमको केवल निकालना है जीटा। जीटा यहाँ पर है, इसके साथ कंपेरिजन कर दो। देखिए 2 जीटा ω_n हम देख चुके हैं अभी, हमारा √20 है, ठीक है। 2 जीटा ω_n, s यहाँ पे गिवन है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोएफिशिएंट 8 है तो 8। अब यहाँ से जीटा = हम देख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई 2 √20। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको दिख रहा है कि ये 4.472 है √20 की वैल्यू। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूर है कि ये 8 से तो बड़ा ही आएगा। 8 से अगर बड़ा आएगा तो ओवरऑल जो जीटा हमारा होगा वो 1 से कम आएगा, ठीक है। आप ऐसे ही रफली कर सकते हो। तो 1 से कम हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेन मुद्दा था ये समझना कि हमको इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन करा देना है, और कंपेरिजन कराने के बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारा आंसर है, फोर्थ आंसर यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स इन द लेफ्ट हाफ प्लेन LSP, द राइट हाफ प्लेन RSP एंड ऑन द jω एक्सिस फॉर सिस्टम सोन बिलो
आल्सो स्टेट वेदर द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको देख करके बताना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, और आर स्टेबल की हेल्प से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए करते क्या है, पहले हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, जिसमें हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ता है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपली 1 + GS × HS कर देते हैं, जहाँ पर जो GS है हमारा ये है। ठीक है, GS हमारा ये है और HS हमारा यहाँ पे होता है, जो कि कुछ है नहीं यहाँ पे HS, और HS की वैल्यू सिंपली 1 है। ठीक है, तो 1 + GS HS कर दोगे यदि आप = 0, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, 1 + ये GS हमने लिखा × HS 1 है, तो 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इतना आ जाएगा। अब अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर है पहले उसको लिखते हैं S⁴, फिर S⁴, S⁴, ऐसे टेबल बनाते हैं, और S⁴ का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2, इसके बाद 1 छोड़ करके, क्योंकि हमको S⁴ का कोएफिशिएंट लिखना है जो कि 3 है यहाँ पर, सॉरी हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, फिर 1 छोड़ करके यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख लेंगे, उसके बाद S⁴ का 3 है तो 3, उसके बाद 1 छोड़ करके ये 3, फिर 1, फिर 3 3 1। अब क्या करते हैं, एस का जो क्यूब है उसकी वैल्यू पता करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 3 दूनी के 6 हो गया और 3 दूनी के 6 हो गया, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। तो 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बार के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ की वैल्यू देखेंगे। यहाँ की वैल्यू कैसे देखते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, पर जिनको पता नहीं है, अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो गया, और ये 2 × 2 हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 - 2, और फिर इसी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ गया। ऐसे ही अब इधर देखेंगे तो कुछ है नहीं, 0 है, और इधर से ये 0 है, तो 0 0 0 करके 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला जो हमने S का क्यूब वाला रो को सॉल्व कर लिया। ठीक है, S क्यूब वाले रो को सॉल्व किया, तो ये 0 आया था, 0 आया था, और ये 4/3, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे रो 0 है नहीं। यहाँ पे इसको एप्सिलॉन दे देते हैं नाम। ठीक है, जो कि एप्सिलॉन को एज्यूम करते हैं कि ये बहुत ही छोटा है और पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। अब अगेन वही प्रोसेस कि अब S⁴ को हमको लिखना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट में इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो आप करोगे इतना तो ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करके इसके साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई आप करोगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसके बाद इस एप्सिलॉन से डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब आगे के प्रोसेस आपको सिंपली ऐसे ही करते चले जाना है। जब ऐसे करते चले जाओगे तो S⁴ आ जाएगा, और लास्ट में S⁴0, जो यहाँ पे वैल्यू होती है लास्ट में 1, वही आनी चाहिए, तभी करेक्ट है, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो। अब इतना कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, एप्सिलॉन को हमने पॉजिटिव माना है और बहुत ही छोटा माना है, इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जब आप आओगे तो बहुत ही छोटा का मतलब ये 0.001 के बराबर है लगभग, तो लगभग 0 के ही बराबर है। तो आप देखोगे कि ये 3 × 0 0, और यहाँ पे इतना भी 0 नहीं है कि ये पूरा 0 हो जाए ताकि इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, 0.001 के मैं बराबर कह रहा हूँ, तो ये बहुत ही छोटा है, मतलब 3 का गुणा अगर आप इसमें करते हो तो लगभग ये 0.01 के ही बराबर आएगा, और -4 है अपान ये 0.01, तो बहुत ही छोटा है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये ऊपर आप देखोगे तो ये इससे डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी काफ़ी छोटा है, नेगलेक्ट कर सकते हो, ये भी काफ़ी छोटा है, नेगलेक्ट कर सकते हो, और ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपका बचेगा -16 अपान -4, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव, और ये 1 तो पॉजिटिव है ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो पहला यहाँ पे पहला कॉलम है, ठीक है, पहला कॉलम में जो है उसमें आप देख सकते हो कि कितने साइन चेंज हुए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, एक साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, ये दूसरा साइन चेंज। ठीक है, बस 2 ही साइन चेंज हुए हैं, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं उतना ही यहाँ पे पोल आपका राइट हाफ प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो S3 से S2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, S2 से S1 पे नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो 2 पोल यहाँ पे राइट हाफ प्लेन में लाई करेंगे क्योंकि 2 साइन चेंज हुए हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका सबसे बड़ा पावर है 5, तो इसका मतलब टोटल 5 पोल थे, जिसमें से 2 पोल राइट हाफ प्लेन में चले गए और 3 बाकी जो बच्चे प्लेन है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में है। ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो आप यहाँ से सिंपली कह सकते हो कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और अगर यहाँ पे कोई रो ऐसा होता कि पूरा का पूरा 0 हो जाता तो उससे एक्सिलरी इक्वेशन निकालते, उससे देखते फिर S की वैल्यू क्या आती है, वो बोलेंगे हम लोग कि ये J⍵ एक्सिस पे वैल्यू आई है, और J⍵ एक्सिस पे अगर इस पे इमेजिनरी एक्सिस पे ये जो J⍵ एक्सिस होता है इस पर अगर कोई वैल्यू आती है तो वो मार्जिनली स्टेबल को दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। 2 पोल इसके क्या है, राइट हाफ प्लेन पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4th ऑप्शन में कि 2 पोल राइट हाफ प्लेन पे हैं, 3 पोल लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं, और एक J⍵ एक्सिस पर है। हालांकि मैं इसको काफ़ी तेज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज एक बार आप फिर से देख लेना। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगला जो क्वेश्चन हमारा 40th नंबर का, कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ ओनली इमेजिनरी एक्सिस पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी।
तो यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है कि मार्जिनली स्टेबल कब होता है सिस्टम। तो ये सिंपली अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर एक भी पोल हमारा, ये आपका राइट हाफ प्लेन हो गया और ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि अगर एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया तो समझ लीजिए कि सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्जिनली स्टेबल कब होता है, तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर सारे के सारे रो क्या हो जाएँ, जीरो हो जाएँ। अगर किसी यहाँ पे जैसे S3 है, उसके सारे के सारे रो जीरो हो जाएंगे, तो ठीक उसके ऊपर का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बनाते हैं, उससे हम लोग फिर जे ओमेगा की वैल्यू पता करते हैं। और जे ओमेगा की वैल्यू कुछ आती है जिसपे हम देखते हैं कि आपके पोल लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस पर एक पोल लाई करता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम क्या है, हमारा मार्जिनली स्टेबल है। तो उसके लिए जो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पर है पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि ये प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस कुछ आ जाएगा आपका 2 करके। तो एक यहाँ पे जो पोल है वो क्या होना चाहिए, हमारा पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, एक पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी हमारा क्या होना चाहिए इमेजिनरी एक्सिस पर, तब हम बोलते हैं कि वो मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का, इन द बिलो फिगर आउटपुट C1 ड्यू टू R1 एंड R2 इज गिवन बाय। तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन होते तो काफ़ी ईजी हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। अब हमको यहाँ पे आउटपुट बताना है C1, ठीक है, C2 नहीं बताना है, ड्यू टू दिस इनपुट R1 एंड R2। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, और फिर मेसॉन्स गेन फार्मूला लगा करके इसको सीधा पता कर लेंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला आपके सामने दिया गया है, इसमें जो MK होता है ये kth फॉरवर्ड पाथ होता है, डेल्टा के जो होता है 1 माइनस सम ऑफ द लूप दैट एग्जिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। मीन्स ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ द लूप गेन प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो इसको करने के लिए आपके सामने ये फिगर था, इसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऐसे कन्वर्ट कर लो। मीन्स ये इस चीज़ को रिमूव कर दो, ये जो डब्बे वब्बे बने इनको रिमूव करके यहाँ पे इनका नाम दे देते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है, और जो यहाँ पे डायरेक्शन है G1 की G2 की, इस तरीके से ऐसे ये डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पहले दो इनपुट की वजह से बताना है आउटपुट। तो एक बार हम लोग R1 की वजह से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर R2 की वजह से कर लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए R1 की वजह से अगर हम लोग देखें तो पहले kth फॉरवर्ड पाथ, मतलब कितने फॉरवर्ड पाथ हैं यहाँ पे, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे हमको दिख रहा है ऐसे, और तो कोई पाथ है नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसे जाते हो तो यहाँ पे एरो इस साइड का है, जा नहीं पाओगे, ऐसे जा करके फिर वापस से ऐसे जाओगे तो फिर तो बात वही होगी, उसी पे ओवरलैप करके, इसलिए एक ही फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो R1 और G1 के प्रोडक्ट से मिलकर ये बना है C1। तो यहाँ पे पहला फॉरवर्ड पाथ जो है M1 उसको G1 R1 लिख दिया हमने। उसके बाद डेल्टा K1 की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 1 माइनस यहाँ पे जो आपको फार्मूला बताया था कि 1 माइनस सम ऑफ द लूप दैट एग्जिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ, मतलब एक ही फॉरवर्ड पाथ था ये, इसको अगर आप रिमूव कर लेते हो, हटा देते हो, तो देखो कोई क्या लूप एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं करेगा कोई भी लूप एग्जिस्ट, इस वजह से ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम लूप गेन की बात करें तो इसमें केवल एक लूप आपको दिख रहा है, देखिए एरो इस साइड है, ऐसे फिर ऐसे जाते हुए फिर ऐसे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए, तो एक ही लूप हमको ऐसे बनता हुआ दिख रहा है और कोई लूप ऐसा बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक लूप और उसका नाम क्या हो जाएगा, ये G1 G2 G4 G3, देखिए G1 G2 G4 G3। ठीक है, तो ये डेल्टा इज इक्वल्स टू हमने भी पढ़ा था 1 माइनस लूप गेन प्लस और भी था कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन टचिंग लूप। तो ऐसे दो नॉन टचिंग लूप है ही नहीं, तो वो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ अब R2 की जैसे हमने R1 के लिए किया वैसे ही R2 के लिए करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसमें भी फॉरवर्ड पाथ देखेंगे तो केवल आपको एक ही फॉरवर्ड पाथ मिलेगा कुछ ऐसे। ठीक है, उसको आप नाम दे दोगे, उसके बाद डेल्टा K2 निकाल लोगे, लूप गेन वही वाला दिखेगा जो भी दिखा था, एक ही लूप गेन, और उसको भी आप ऐसे लिख लोगे, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो फार्मूला था उसका यूज करके यहाँ पे लिख देना है, जो फार्मूले में आप इसको पुटअप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहला जो आएगा G1 R1, ये R1 की वजह से है 1 माइनस ये G1 G2 G4 G3। ठीक है, और दूसरे जो R2 की वजह से आउटपुट आएगा वो हमारा हो जाएगा R2 G4 G3 और ये G1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस G1 G2 और ये G3 और ये G4। अब ये दोनों जब आ गए तो इनको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, दोनों इनपुट की वजह से जो आ रहा है, तो इनको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो नीचे का तो इक्वल है, बस ऊपर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हालांकि इस ऑप्शन में सब माइनस में दिया है, हालांकि माइनस में होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच करता हुआ दिखेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है द मेगाओमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मेगाओमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके या फिर ऐसे ही नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कवर कर दिया है। देखिए लो रेजिस्टेंस जो मेजरमेंट है लेस देन 1 ओम, उसमें पोटेंशियोमीटर मेथड यूज होता है और केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज होता है, राइट। और अगर मीडियम रेजिस्टेंस मीन्स 1 से लेकर के 100 किलो ओम तक की यदि आप बात करोगे तो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड और कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज मेथड और ओ मीटर मेथड ये यूज़ करते हैं, जिसमें से मोस्ट एक्यूरेट होता है आपका
व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन होता है। और अगर हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगर और मेगा ओम ब्रिज मेथड, जिसमें से सबसे एक्यूरेट होता है आपका मेगा ओम ब्रिज मीटर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और कितने कितने को मेजर करते हैं, तो ये ग्रेटर देन 100 किलो ओम, और ये 1 से 100 किलो ओम, और ये लेस देन 1 ओम। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। और इंडक्टेंस की भी यदि आप बात करो तो मैंने वो भी दिखा रखा है यहाँ पे कि कितने कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, और जो कौन हाई क्यू कॉइल को मेजर करता है, कौन मीडियम क्यू कॉइल को, कौन लो क्यू कॉइल को, कौन कैपेसिटेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, अपना नोट्स बनाना होगा तो बना लेना। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर इज। तो यहाँ पे हमको लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन बताना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लीड और लैग कंपनसेटर दोनों यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ पे लीड कंपनसेटर कब होगा, जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, तो ये लीड कंपनसेटर हो गया। और वहीं यदि अगर हम बात करें कि ये वाला अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारा लैग कंपनसेटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हटा दो, यदि यहाँ से ये चीज़ पूरा हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, अपना लैग कंपनसेटर हो जाएगा। तो अब यदि हम बात करें, सिंपली हमको तो बात करना है लीड कंपनसेटर का, तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे, आउटपुट अपान इनपुट निकालोगे, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर यहाँ पे एस सी कर लेना। ठीक है, और इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आप देखोगे इतना सारा कुछ करने के बाद उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा ये आएगा 1 अपॉन बीटा एस प्लस 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ, वेयर बीटा इज लेस देन 1, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड कंपनसेटर, राइट, लीड कंपनसेटर। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा था ट्रांसफर फंक्शन लीड कंपनसेटर का क्या बनेगा, तो वो आपका मैच करता हुआ नजर आ रहा है। पहला ही ऑप्शन 1 अपॉन बीटा एस प्लस 1 अपॉन टाउ अपॉन एस प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ, वेयर बीटा इज लेस देन 1, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, फ्रॉम द आउटपुट जेड ऑफ द लॉजिक सर्किट सोन डिटरमाइन जेड बार। देखिए जेड बार हमको निकालना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब जेड निकालने के चक्कर में गलती कर जाते हो। अब यहाँ पे देखिए हमको सिंपली जेड निकालना है, पी है हमारे पास, क्यू है, आर इनपुट के तौर पर है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली ये हमारा एंड गेट है, लेकिन बबल्ड एंड गेट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नैंड गेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पी और ये हो जाएगा आपका क्यू बार। ठीक है, पी क्यू बार हो जाएगा, और इसके ऊपर एक बार और लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे बबल्ड है। और वैसे ही यहाँ पे आर और ये क्यू, ठीक है, ऐसे ये आर और ये क्यू, ठीक है, और उसके ऊपर एक बार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे बबल्ड है ऐसे, और ये क्यू तो यहाँ पे आ ही रहा है। तो अब तीन तीन इनपुट यहाँ पे इस नैंड गेट के साथ जब एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे जेड का, वो क्या आएगा, जेड इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा है पी क्यू बार पे एक बार होगा। ठीक है, और चूँकि एंड गेट है नैंड गेट तो ऐसे होगा, डॉट लगेगा, उसके बाद क्यू है तो क्यू, फिर डॉट लगेगा, उसके बाद यहाँ पे है आर क्यू, उसके ऊपर क्या है हमारा बार। ठीक है, तो ऐसा आपका बनेगा, राइट। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जो जेड है ये भी बबल्ड है, तो इसके ऊपर भी एक क्या आएगा, बार आएगा। अब हम डी मॉर्गन प्रिंसिपल से जानते हैं कि अगर इसके ऊपर बार आ गया तो ये ऐसे टूट जाएगा, मतलब पी क्यू बार है। ठीक है, इसके ऊपर बार पे भी बार आ जाएगा, पहले से ही एक बार है उसके ऊपर भी बार आ जाएगा, टूट जाएगा, तो बार और बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इस क्यू के ऊपर एक बार आ जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब आर क्यू के ऊपर बार है, उसके ऊपर भी एक बार आ जाएगा, तो ये केवल आर क्यू बचेगा, राइट। अब यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि क्यू बार को कॉमन ले लेते हैं, जैसे कॉमन आप ले सकते हो। उसके बाद ये हो जाएगा आपका पी प्लस 1। अब देखिए 1 के साथ किसी को भी आप आर करते हो तो 1 ही रिजल्ट देता है। ठीक है, 1 ही रिजल्ट देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली हमारा क्यू बार और ये प्लस आर क्यू, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक आप इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब और भी मिनिमाइज़ करना है अभी हमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्टेप कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यू बार है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लाने के लिए आर को, आर नहीं है तो 1 प्लस आर क्यू। देखिए 1 प्लस आर 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्यू बार, इसको 1 के साथ आप डॉट करा दीजिए और इसके साथ डॉट करा दीजिए। अब क्यू बार आर हो जाएगा यहाँ पे प्लस आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, आर क्यू। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि क्यू बार को वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आर को अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बचेगा आपका क्यू बार और प्लस क्यू। अब देखिए 1 और 0 और 1, जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, और करते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग और करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाता है, और अगर ये 1 हो गया तो केवल आर बचेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है जेड का, वो क्या आ रहा है, क्यू बार प्लस आर। ठीक है, आर। अभी भी हमारा जो मेन रिजल्ट है वो आया नहीं है, क्योंकि हमको तो जेड बार चाहिए। जेड बार यदि आपको चाहिए तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, जेड बार आप कर दो, इसके ऊपर भी बार लगा दो, तो ये हो गया क्यू बार प्लस आर, इसके ऊपर बार। अगेन डी मॉर्गन प्रिंसिपल लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्यू बार पे बार हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा, और यहाँ आर पे भी बार हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, इसको 1-2 बार ऐसे ही प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।